यह कॉन्टिनेंट विश्व का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यह एक बर्फीला मरुस्थल है, बर्फीला डेजर्ट है और इस कॉन्टिनेंट पर देश नहीं है, न जनसंख्या है, बट विश्व के तमाम देशों से पर ईयर यहाँ पे 1000 से लेकर 5000 तक रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ता, वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने अनुसंधान कार्य यहाँ पे करते हैं। इस महाद्वीप को अनुसंधानीय कॉन्टिनेंट कहा जाता है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ये नाम आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि इस कॉन्टिनेंट का जो पूरा हिस्सा है वो 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण इस कॉन्टिनेंट को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। 98% बर्फ है यहाँ पे और उसकी मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर के अराउंड है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरी चीज कि इस महाद्वीप का जो स्थिति है, लोकेशन है, वो ग्लोब के दक्षिण में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यह महाद्वीप चारों तरफ से घिरा हुआ है वाटर से, जिसमें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण महासागर मुख्य रूप से इसको घेरे हुए हैं। इस महाद्वीप को एक सागर की बात हो, एक महासागर की बात हो तो दक्षिण महासागर इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है। नेक्स्ट, यह महाद्वीप गतिशील महाद्वीप कहलाता है। तो गतिशील महाद्वीप का कारण है, रीजन खोजते हैं, तो जब सन दक्षिणायन होता है उस स्थिति में दक्षिण में तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलने के कारण ये कॉन्टिनेंट छोटा होने लगता है। लेकिन जब सन उत्तरायण होता है तो दक्षिण में ठंड पड़ती है और इस ठंड के कारण बर्फ जमने लगता है, तो इस महाद्वीप का आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इस कारण इस कॉन्टिनेंट को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, अर्थात सन के दक्षिणायन होने पर इसका आकार छोटा होना और सन के उत्तरायण होने पर इसका आकार बड़ा होना, इस कारण इस महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, इस महाद्वीप पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन इसलिए होता है कि जब सन दक्षिणायन रहता है 23 सितंबर से 21 मार्च तक 6 महीने, उस टाइम सन का प्रकाश इस पे तिरछा पड़ता रहता है और इसके एक छोर पर हमेशा सन का प्रकाश रहता है। क्योंकि अगर ये ग्लोब के सन के अपोजिट होता तब यहाँ पे नाइट होती, रात होती, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, नीचे है, तो सन जब दक्षिणायन होता है तो इस पे लाइट पड़ता ही रहता है, इसलिए 6 महीने यहाँ दिन रहता है। लेकिन जब सन उत्तरायण हो जाता है 21 मार्च से 23 सितंबर, उस स्थिति में सनलाइट इस महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाता और इस पे अंधेरा बना रहता है, इसलिए इस महाद्वीप पे 6 महीने तक रात होती है। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात इस कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सन के दक्षिणायन होने पर 6 महीने दिन होगा और 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन के उत्तरायण होने पर 6 महीने तक यहाँ पे रात होगी। ठीक है। नेक्स्ट, यह महाद्वीप अपने चारों तरफ का जो तटीय हिस्सा है, तो ये तट इसका बर्फ से ढका हुआ है और ओशन को टच करता है, महासागर को टच करता है, तो ऐसे तट को फियर्ड तट कहते हैं। फियर्ड तट वो तट होते हैं जिनका तटीय भाग बर्फ से ढका हो और वाटर को टच करता हो। तो ऐसे हम फियर्ड तट के 2 एग्जाम्पल देखे थे। पहला, नॉर्वे का तट जो है वो बर्फ से ढका हुआ है और डायरेक्ट अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो वो फेयर तट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। और दूसरा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये पूरा बर्फ का हिस्सा जो है वो भी वहां पे टच करता है। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ और वाटर को टच करता है। दूसरा क्वेश्चन उठाया गया था यहाँ पे कि
महासागर का जो वाटर है वो इसके संपर्क में आकर बर्फ में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? इसका रीज़न हमने बताया था कि जो महासागर हैं और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है, तो इस सन पर जो सन और वाटर का कॉन्सेप्ट है, इसमें देखने को मिलता है कि इक्वेटर पर सन हमेशा लंबवत चमकता है और इसलिए यहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, इन सभी महासागरों से इक्वेटर गुजरता है और इस पर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन महासागरों में पाया जाता है। लेकिन इन्हीं महासागरों के जो वाटर होते हैं, वो करंट जलधाराओं के रूप में उत्तरी गोलार्ध के अंतिम छोर तक और दक्षिणी गोलार्ध के अंतिम छोर तक पहुँचते हैं। इस तरह ये अपने साथ गर्म जलधाराएँ लेकर जाते हैं। लेकिन जब गर्म जलधाराएँ ध्रुवों तक पहुँचती हैं, पोलर एरिया तक पहुँचती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर और दक्षिण गोलार्ध में नीचे तक पहुँचती हैं, तो यही गर्म जलधाराएँ ठंडी हो जाती हैं और फिर ठंडी जलधाराएँ गर्म जलधाराओं की ओर चलने लगती हैं। इस तरह ये एक सर्किल जो है अनंत काल से सागरों महासागरों में चला आ रहा है, जिसको हम कोल्ड करंट और हॉट करंट के नाम से पढ़ते हैं, जानेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। ये करंट जो है सागर महासागर के तापमान को निश्चित रखने में कामयाब होते हैं, निश्चित रखते हैं। सागरों महासागरों का तापमान मैक्सिमम 33 डिग्री तक और मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। 33 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर के पास पाया जाता है, खासतौर से गर्मियों के दिनों में पाया जाता है और 5 डिग्री सेल्सियस ध्रुवों के पास पाया जाता है और लगभग ठंडियों के दिनों में पाया जाता है। किसका तापमान? सागरों महासागरों का तापमान, बर्फ का नहीं, सागरों महासागरों का। इसी इसी कारण जब अंटार्कटिका के आसपास के सागर महासागर को देखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद 0 डिग्री तापमान के बाद जो है बर्फ बन जाता है और 0 से ऊपर रहता है तो पानी। तो अंटार्कटिका का पूरा तटीय हिस्सा जो है कोल्ड रहता है और उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। इस तापमान के कारण एक ऐसा यहाँ पे क्लाइमेट क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जहाँ पर एक सबसे मिनिमम टेम्परेचर और थोड़ा-सा उसके कंपैरिजन में अधिकतम टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर एक प्रकार के विशेष प्लांट को उगने का कारण बनता है, जिसको हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन प्लांट जो है, वो जहाँ पर ठंडी और हॉट, यानी कि कोल्ड और हॉट, ठंडी और गर्म जलधाराएँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्लांट उगता है जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। और ये प्लैंकटन सागरों महासागरों में फिश के लिए, मछलियों के लिए भोजन का कार्य करता है। जो सागर महासागर की मछलियाँ होती हैं, वो इसी प्लांट को खाकर जीवित रहती हैं। विश्व में जहाँ-जहाँ ये प्लांट पाए जाते हैं प्लैंकटन्स के, वहीं पर विश्व के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादन केंद्र भी हैं, जैसे डागर बैंक हुआ, उधर जापान बैंक हुआ, जापान का किनारा हुआ, उधर न्यूफाउंडलैंड के आसपास का किनारा हुआ, फिर उरुग्वे का तट हुआ, ब्राज़ीलियन तट हुआ, जहाँ पे मछलियों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ का हम रीज़न खोजते हैं कि आखिर इस तटों पे मछलियाँ क्यों पाई जाती हैं? तो देखने को मिलता है यहाँ पे 2 जलधाराएँ टकराती हैं, एक कोल्ड होगी और दूसरी हॉट होगी। और ये दोनों मिलकर एक विशेष प्रकार का क्लाइमेट क्रिएट करती हैं, जहाँ पर प्लैंकटन प्लांट्स उगाता है। प्लैंकटन घास का मैदान उगता है और ये घास का मैदान मछलियों का मुख्य आहार है। इस तरह का बहुत बड़ा प्लैंकटन का क्षेत्र अंटार्कटिका के चारों तरफ तटीय भागों में पाया जाता है, जहाँ पर विशेष प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे आप अंटार्कटिका जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सील मछली मिलेगी। एक सील मछली का एक प्रकार होता है, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलेंगी। तो कारण ये है कि सील जो है ठंडी अ, वाटर में रहती है, कोल्ड वाटर में रहने की ये आदी हो चुकी है, क्योंकि उसका जो है एटमॉस्फियर उसी में डेवलप हो चुका है। और दूसरा, इस अंटार्कटिका के पास सागरीय हिस्सों में एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है, क्रिल फिश, इसको क्रिल बोलते हैं, क्रिल मछलियाँ।
इसमें एक मछली मैंने बताया अंटार्कटिका, ये हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि इस क्लाइमेट के हम विशेष पहलुओं को ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्री आपको नहीं मिला, यहाँ पे जनजातियाँ नहीं मिलेंगी, इस पे ह्यूमन्स नहीं मिले, आबादी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे पाए जाने वाले विशेष हम कुछ ऐसी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं इस लेक्चर में कि मैप का यहाँ पे हेल्प न के बराबर है। यहाँ पे मेन इसका लेक्चर ही है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले अगर हम जीवों की बात करें, तो इसके आस-पास के तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सील मछलियाँ पाई जाती हैं, सील। दूसरी एक और मछली पाई जाती है जिसका नाम है क्रील। क्रील मछलियों की विशेषता ये है कि ये हमेशा झुंड में चलती हैं, ग्रुप्स में चलती हैं, हजारों लाखों की संख्या में चलती हैं ये एक साथ। क्रिल मछलियाँ सिंगल नहीं होती हैं। इनका जो सबसे बेटर मतलब क्वालिटी जो है वो ये है कि ये ग्रुप में चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि कौन-सी मछलियाँ जो है ग्रुप में चलती हैं या ग्रुप में चलने वाली अंटार्कटिका के पास की मछलियाँ कौन-कौन सी? तो ये क्रिल कहलाती हैं, क्रिल फिश और दूसरी एक मैंने सील बताया आपको। तो ये रीजन है यहाँ पर पाया जाना प्लैंकटन का फील्ड, प्लैंकटन ग्रासलैंड। प्लैंकटन ग्रासलैंड के कारण ही यहाँ पर इस विशेष प्रकार के मछलियों का जीविकोपार्जन होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके पास पाए जाने वाले अदर हम प्लांट्स एवं जीव की बात करते हैं। प्लैंकटन तो इसके तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल अंटार्कटिका का भूखंड है, भूभाग है, जिस पर बर्फ जमा हुआ है, इस पर विशेष प्रकार की 2 वनस्पतियां उगती हैं। तटीय भागों में प्लैंकटन और अंटार्कटिका के ऊपर 2 वनस्पतियां मिलती हैं। एक का नाम है लाइकेन और दूसरे का नाम है मास। लाइकेन एंड मास ये अंटार्कटिका पर पाए जाने वाली 2 विशेष प्रकार की वनस्पतियां हैं, जो खास तौर से कोल्ड क्लाइमेट में जैसे टुंड्रा प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है ये पोलर रीजन में पाया जाता है, जो ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी में ये 2 वनस्पतियां अंटार्कटिका के ऊपर भी पाई जाती हैं, लाइकेन एंड मास। तो यहाँ पे देखें 3 प्रकार की वनस्पतियां आपको मिल गया। एक तो प्लैंकटन जो तटवर्ती क्षेत्रों में मिलेगा, जो मछलियों का मुख्य आहार है, और दूसरा इसके ऊपर 2 वनस्पति और मिलते हैं और वो वनस्पति है लाइकेन एंड मास। लाइकेन एंड मास ये वनस्पति यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, उन मेडिसिन्स में इन 2 वनस्पतियों का यूज किया जाता है। आप जानते ही हैं अंटार्कटिका का पूरा क्षेत्र जो है वो विज्ञान के लिए समर्पित कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे ये जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनको मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 वनस्पतियाँ ये आपको याद रखना है, प्लैंकटन तटवर्ती क्षेत्रों में और उसके भूभाग पर, उसके क्षेत्र पर आपका लाइकेन एंड मास। यूजेज इसका प्लैंकटन मछलियों का मुख्य आहार है और लाइकेन एंड मास मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन्स में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले जीवों के बारे में, जो इस अंटार्कटिका के मुख्य विशेषता है, जो यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। पहला जो इस महाद्वीप पे आपको अभी हमने तटीय हिस्सों में 2 प्रकार की मछलियों का डिस्कशन किया। एक क्रील है, ये क्रील फिश जो है, ये आपको समूह में चलने वाली मछली है और दूसरा सिल फिश मिला और ये सिल फिश जो है, ये आपको यहाँ पे पाई जाने वाली मछली है। अगर यहाँ पे पाए जाने वाले जीवों में सबसे जो इस कॉन्टिनेंट की खासियत है वो है पेंगुइन। पेंगुइन इस कॉन्टिनेंट की मुख्य जीव है। कह सकते हैं कि अंटार्कटिका की पहचान इस पेंगुइन से ही होता है। पेंगुइन इस पे पाई जाती हैं, ठीक है? तो इसको पेंगुइन महाद्वीप भी कहा जाता है, पेंगुइन के लिए भी, ठीक है? तो ये पेंगुइन का एक महाद्वीप हो गया। अब आते हैं इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड अदर फैक्ट पे।
इस कॉन्टिनेंट को जिस तरह से दक्षिण महासागर चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो सागर महासागर का पार्ट होता है। महासागरों के छोटे-छोटे पार्ट में ही सागर स्थित होते हैं। इस कॉन्टिनेंट के 3 महत्वपूर्ण सागरों के नाम आपको याद रखने हैं। चलो इस ये कॉन्टि लिया क्लास। अगर आप इस कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, तो इस कॉन्टिनेंट में आपको 3 महासागर आपको बड़े आसानी से मिलेंगे, जिसको याद रखना है। अब आप मैप में भी ये खोज सकते हैं, मैप में भी मिल जाएगा और नोट करना चाहते हैं तो नोट तो आप कर ही सकते हैं। पहला सागर है रॉस सी, रॉस सागर। इस कॉन्टिनेंट का सागर आपसे पूछा जाए, जैसे हर कॉन्टिनेंट में आप सागर देख रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट का सागर रॉस सी, नोट करेंगे, रॉस सी, अंटार्कटिका का ये सागर है, रॉस सी, रॉस सागर। दूसरा है वेडल सी, वेडल सागर, वेडल सी, वेडल सागर। वेडल सी, वेडल सागर। और तीसरा है बोनापार्ट सी, बोनापार्ट सागर, बोनापार्ट सी, बोनापार्ट सागर। तो इस कॉन्टिनेंट के सागर, इसमें इस कॉन्टिनेंट में अगर है, जैसे अगर क्वेश्चन है कि रॉस सी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वेडल सी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बोनापार्ट सी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो ये आपको 3 सागरों के नाम आपको अंटार्कटिका से याद रखना है, रॉस सी, वेडल सी एंड बोनापार्ट सी। ठीक है, और ये सागर अंटार्कटिका के तटीय भागों से लगे हुए हैं, जो प्लैंकटन का क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं इस कॉन्टिनेंट के उन भौगोलिक चीजों को खोजने कि क्या यहाँ पे पर्वत, पठार, नदियां, झील, मरुस्थल, घास के मैदान ये पाए जाते हैं या नहीं। तो आइए एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पहला माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन, क्या इस कॉन्टिनेंट पर माउंटेन है, तो इसका आंसर है हाँ, इस कॉन्टिनेंट पर एक माउंटेन है, और वो माउंटेन इस कॉन्टिनेंट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि इसके मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका के इस माउंटेन का नाम अगर खोजें, तो यहाँ पे आप आप अपने मैप में भी देखें, एकदम बीचों बीच में दिया होगा क्वीन मोड माउंटेन, क्वीन मोड एमटीएस, क्वीन मोड माउंटेन। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? क्वीन मोड माउंटेन। हम जिस तरह से हर कॉन्टिनेंट में इन 6 टॉपिक्स पे डिस्कस करते आए हैं, पर्वत, पठार, नदियां, झील, मरुस्थल, तो आज हम इस कॉन्टिनेंट पे सर्च करेंगे कि क्या इस कॉन्टिनेंट पर भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। उसी के रिगार्डिंग मैंने ये टॉपिक को आपके सामने रखा है कि अंटार्कटिका के माउंटेन। तो आप माउंटेन को अगर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर एक माउंटेन मिलता है, और ये माउंटेन क्वीन मोड माउंटेन के नाम से फेमस है। क्वीन मोड माउंटेन के नाम से फेमस है, और यह माउंटेन इस कॉन्टिनेंट का सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन है तो एक ही, तो सबसे लंबा एवं बड़ा माउंटेन पूछे तो क्वीन मोड माउंटेन। कौन सा माउंटेन अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करता है, तो उसको भी हम कहते हैं क्वीन मोड माउंटेन। ओके, नोट कर ले क्वीन मोड माउंटेन। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि क्वीन मोड माउंटेन किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सिंपल आंसर है अंटार्कटिका। ठीक है, इस माउंटेन की या इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाए कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक क्या है,
जिस तरह से हर कॉन्टिनेंट में आप हाईएस्ट पीक देखते आ रहे थे, हर कॉन्टिनेंट का मैंने हाईएस्ट पीक बताया आपको, माउंटेन का हाईएस्ट पीक बताया है। आप नोट्स को, लेक्चर को देखेंगे। तो इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है विंसन मैसिव। नोट करें, हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड विंसन मैसिव, या विंसन मैसिव इज हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, विंसन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस कॉन्टिनेंट के माउंटेन और उसकी वहां पे इस कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक आपको मिल गया, और इनकी विशेषता भी मिल गया आपको। सबसे लंबा एवं बड़ा पर्वत, या यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट को दो भागों में विभाजित करने वाला क्वीनमोड माउंटेन, हाईएस्ट पीक विंसन मैसिव। ठीक है, माउंटेन के बाद हम बात करेंगे झील की। झील का झील का डिस्कस करते हैं। अब आप सोचें जरा, पहले 1 मिनट आप इस पे ध्यान दें कि क्या इस कॉन्टिनेंट पे झील पाया जाएगा, इस कॉन्टिनेंट पे झील आपको मिलेगा। तो कितना मतलब आपको लग रहा होगा कि ये तो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है और ये बीच का हिस्सा तो बर्फ है, तो इस पे झील नहीं होना चाहिए। नो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कॉन्टिनेंट पे एक झील भी है, और यह झील अ, इस कॉन्टिनेंट के बीच ही में स्थित है, बीचों बीच स्थित है। लेकिन ये झील सामने दिखाई नहीं देता, सामने इसका अवशेष नहीं है, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया कि ये विज्ञान के लिए समर्पित कॉन्टिनेंट है, इस पे रिसर्च होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि इस कॉन्टिनेंट के लगभग 19 मीटर बर्फ के नीचे, पहले तो इसकी जो मोटाई है वो 1.6 किलोमीटर है, लेकिन जब हम झील की बात करते हैं तो 19 मीटर बर्फ के नीचे वाटर का एक रिसोर्स है, और वाटर का ये रिसोर्स चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, और ये नीचे लाइक लेक, लेक की तरह, झील की तरह विद्यमान है। इस झील का नाम है वीदा लेक, वीदा झील। वेरी वेरी फेमस एंड इम्पोर्टेंट ये एक शब्द है वीदा लेक। वीदा लेक कहाँ पाया जाता है? ये अंटार्कटिका का एक लेक है, अंटार्कटिका पर स्थित एक झील है जो 19 मीटर बर्फ के नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि ये बर्फ के नीचे झील है, ये वाटर बर्फ में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तो रीजन ये है कि जैसे-जैसे हम स्थल पार्ट पर, स्थलीय भूभाग से हम नीचे आते हैं, आपको देखते हैं, आप थोड़ा गौर करिएगा, आप देखेंगे कि इंसान मंगल तक पहुँच गया, चाँद तक पहुँच गया, और आगे जाने की इसकी प्लानिंग है। यानी कि पृथ्वी से काफ़ी ऊँचाई तक जा चुका है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जा पाना संभव नहीं है। आपने कभी सुना कि यह इंसान पृथ्वी के इतने नीचे तक गया, क्रस्ट को पार किया, मेंटल को पार किया, कोर तक गया? ये कभी आपने सुना? जबकि ये बहुत पृथ्वी की त्रिज्या आप देखें तो 71 किलोमीटर के आसपास है। तो इतना गहरे तक हम नहीं गए, और उतनी ऊंचाई तक हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर तक के सफर हम अभी भी अंतरिक्ष अनुसंधान चल रहे हैं, जाते भी हैं रॉकेट। रीजन ये है कि पृथ्वी के नीचे जा पाना असंभव है। रीजन ये है कि जैसे-जैसे हम अंदर जाते हैं, प्रेशर के कारण तापमान बढ़ता जाता है, और इतना अधिक तापमान है कि ये एक इतना गहन कह सकते हैं कि अध्ययन का पार्ट है कि नीचे जाने के लिए और कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला टेम्परेचर बीदा लेक के टेम्परेचर को कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रखता है, जिससे ये वाटर जो है, ये अधिक गहराई तक जाने के कारण ये पृथ्वी के अंदरूनी तापमान से अपने को गुप्त ऊष्मा के कारण ये वाटर रूप में रखे रखता है, इसलिए ये झील के रूप में वहां विद्यमान है। तो वीरा लेक अंटार्कटिका का महत्वपूर्ण झील है, और यह झील बर्फ के 19 मीटर नीचे दबा हुआ है। इस तरह इस कॉन्टिनेंट पर केवल एक ही झील पाया जाता है, वीरा लेक। जिस तरह से उधर माउंटेन क्वीन मोड,
हाईएस्ट पीक विंसन मैसिव और झील विडाले। अब बात करते हैं इस कॉन्टिनेंट के मरुस्थल पे। ये कॉन्टिनेंट ऑलरेडी एक मरुस्थल है, डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? बर्फीला डेजर्ट है। तो एक पार्टिकुलर कोई डेजर्ट का नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस ये कॉन्टिनेंट ही डेजर्ट है, मरुस्थल है, बर्फीला मरुस्थल। तो डेजर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल आ गया। अब आते हैं घास के मैदान, जिस तरह से हर कॉन्टिनेंट में देखे। अदर कॉन्टिनेंट में घास के मैदान पाए जाते हैं, इस कॉन्टिनेंट पे प्लांट्स पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं, जिसमें 3 वनस्पतियाँ थी। एक था प्लैंक्टन जो चारों तरफ तटवर्ती हिस्सों में था, जो मछलियों का मुख्य आहार था, और दूसरा इस कॉन्टिनेंट के ऊपर लाइकेन एंड मास। लाइकेन एक वनस्पति है और मास एक वनस्पति है जो मेडिकल साइंस में प्रयोग होता है। ठीक है? तो वहाँ घास का मैदान याद रखना है और यहाँ पे आपको प्लांट याद रखना है। अब आते हैं रिवर। इस कॉन्टिनेंट पे कोई रिवर नहीं है। ये असंभव सी बात है। आप भी समझ सकते हैं कि इस पे रिवर कैसे हो सकता है। रिवर इस पे नहीं होगा, ये बर्फ का हिस्सा है, बर्फ जमा हुआ। रिवर नहीं है। अब बात करते हैं पठार। इस कॉन्टिनेंट पे पठार भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बर्फीला मरुस्थल है। बर्फ का जमा हुआ भूभाग है, तो पठार नहीं है। इस तरह से ये टॉपिक्स जो हैं, यहाँ पे हम देखें तो इसमें मेनली एक माउंटेन मिलता है, दूसरा एक झील मिलता है, उधर हाईएस्ट पीक मिलता है, इधर प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है? अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द पे डिस्कस करेंगे। कभी आप इस कॉन्टिनेंट की जितनी हमने कल से आज तक डिस्कशन किया है, उस आधार पे आप कभी ये कह सकते हैं कि इस कॉन्टिनेंट पे ज्वालामुखी भी पाया जाएगा? क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं कि 98% बर्फ है और ज्वालामुखी जो है वो आग का एक अवसाद होता है, आग निकलता है, लावा होता है, मैग्मा होता है। तो आप ऐसा अब एक ये कह सकते हैं कि मैजिकल यहाँ पे एक वातावरण आपको देखने को मिलेगा कि जो हिस्सा 98% बर्फ का हिस्सा है और वहाँ पे क्वेश्चन हो कि क्या यहाँ पे वोल्केनो भी है? तो एक सिंपल सा इंसान कह सकता है कि नहीं, वोल्केनो कैसे होगा? यहाँ पे ज्वालामुखी कैसे निकलेगा? क्योंकि ये तो पूरा हिस्सा कोल्ड है, बर्फ है। लेकिन यही तो अजीब बात है। इस कॉन्टिनेंट से एक विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में एक ज्वालामुखी पाई जाती है, जो हमेशा यहाँ पे मैग्मा यानी कि लावा निकलता रहता है और वो एक्टिव वोल्केनो है, जिसका नाम है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस इस कॉन्टिनेंट की एक एक्टिव वोल्केनो है, जो इस कॉन्टिनेंट के तटीय भाग पर स्थित है, बर्फ के हिस्से में स्थित है। और उस कॉन्टिनेंट को जो हम अदर कॉन्टिनेंट पढ़े, वो तो स्थलीय भाग थे और यहाँ ये बर्फ के इस भाग से एक्टिव वोल्केनो जो सक्रिय ज्वालामुखी है और हमेशा इसके अंदर से लावा मैग्मा निकलता रहता है, जिसे हम माउंट एरेबस कहते हैं। तो ये नोट कर लें, अंटार्कटिका महाद्वीप की एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं अदर चीजों की। ये नोट हो गया, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ज्वालामुखियां हमें बहुत ज्यादा पढ़नी है पूरे विश्व की, और हर कॉन्टिनेंट और हर कंट्री से पढ़ेंगे, जिसमें ये एक ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो रीजन है आपके सामने है कि इस तरह के क्लाइमेट में एक आग का भंडार यहाँ पे स्थित है। ज्वालामुखी के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जिस तरह से ये आप पार्ट देख रहे हैं, अंटार्कटिका बर्फ का हिस्सा, इस तरह से इस कॉन्टिनेंट पर ठंडे स्थान का भी एक जिक्र आता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? देखिए, विश्व के ठंडा स्थान के 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि जब तक हम अंटार्कटिका को जब हम रिसर्च करना स्टार्ट किए, उससे पहले तक हम विश्व के ठंडे प्लेस में बर्फोयांश को बताते थे। ये रसिया में है, बर्फोयांश का क्षेत्र जिसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है।
ये विश्व का सबसे ठंडे प्लेसेस में था। लेकिन अब ये फैक्ट बदल चुका है। वास्तव में जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वो अंटार्कटिका पर है। और उस अंटार्कटिका पे उस जो जगह का नाम है, विश्व का जो ठंडा स्थान है, उसका नाम वही है जो रसियन कैप्टन फेबियन बेलिंगशासन इस अंटार्कटिका पे पहुंचे थे और उनके जहाज का नाम बोस्टॉक था। उसी बोस्टॉक के सम्मान में विश्व का सबसे स्थान र यहाँ पर अंटार्कटिका पे घोषित किया गया है, जिस स्थान का नाम है बोस्टॉक। अंटार्कटिका क्योंकि देख ही रहे हैं विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी तो 6ठा 7वां आपने पढ़ा था, 6वां पढ़ा था यूरोप कितना बड़ा क्षेत्र था, 7वां ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा क्षेत्र था। ये तो 5वें नंबर का है, तो आप समझ सकते हैं कि इन 2 कॉन्टिनेंट से भी बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। उसमें एक जगह है, उस जगह पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान पाया जाता है और ये लगभग कह सकते हैं कि ये तापमान -88.25 तक चला जाता है। यानी कि हम एप्रॉक्स लगभग कह सकते हैं, लगभग में अगर लेके चलें तो -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, इतना। और ये हमेशा यहाँ का तापमान हमेशा एवरेज मतलब बीच का तापमान 80 से लेकर 90 के बीच में रहता है, इस तरह से। तो ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टॉक है, जो रसिया में है। यहाँ पे तो अब इसका अधिकार क्षेत्र पूछे किसका है, तो वो रसिया का आधिकारिक क्षेत्र है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टॉक पर किसका अधिकार है, रसिया का। रीजन क्यों? क्योंकि बोस्टॉक कैप्टन फेबियन वेलिंग शासन के जहाज का नाम था और वो रसिया से ही आए थे और 1820 ईस्वी में इस कॉन्टिनेंट को खोज निकाला था। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्टॉक है। यहाँ का तापमान पर 80 से लेकर 90 के बीच में ही बना रहता है। नेक्स्ट, इस कॉन्टिनेंट के तापमान के बाद जो आप देखते हैं कि पूरे विश्व में ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हर कंट्री में ठंडी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। तो हर साल विश्व का एवरेज ठंडा तापमान ज्ञात किया जाता है कि इस बार कोल्ड कितना रहा, एवरेज कोल्ड कितना रहा। अभी तो आपने बोस्टॉक को हाईएस्ट देखा कि सबसे अधिक ठंडा बोस्टॉक है, अंटार्कटिका पे, रसिया का क्षेत्र है। लेकिन पूरे इस अर्थ का एवरेज ठंडा कितना रहा एक साल में? जैसे मान लीजिए 2020 में पूरे विश्व पे एवरेज औसत तापमान कितना रहा ठंड का? गर्मी का औसत तापमान अलग होता है कि पूरे 2020 में पूरे पृथ्वी का गर्म तापमान, औसत गर्म तापमान कितना रहा? फिर से पूरे विश्व का 2020 में औसत ठंड तापमान कितना रहा? ये 2 निकाले जाते हैं। यानी कि जगह-जगह गर्मी कितनी पड़ी, उन तापमान को लेकर उन स्थानों की संख्या से डिवाइड कर देना। वैसे ही जगह-जगह कितनी ठंडी पड़ी और उन ठंडी को जोड़कर उन स्थानों की संख्या से डिवाइड कर देना। ये रिसर्च कहाँ होता है? यानी कि पूरे विश्व का औसत वार्षिक तापमान कहाँ से निकाला जाता है? तो ये अंटार्कटिका से निकाला जाता है और इस जगह का नाम है पोल ऑफ कोल्ड। फिर से सुने कि अंटार्कटिका महाद्वीप के पोल ऑफ कोल्ड नामक स्थान से विश्व का वार्षिक औसत तापमान ज्ञात किया जाता है। फिर से सुनिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित पोल ऑफ कोल्ड नामक स्थान से पोल ऑफ कोल्ड नामक स्थान से विश्व का औसत वार्षिक तापमान ज्ञात किया जाता है। बोस्टॉक